हम 1991 में मैट्रिक पास किए। उसी समय से हम लोग जातीय राजनीति करते थे। हम लोगों का जो समाज है चौपाल पान समाज, तो ये बड़ी गरीब परिवार से आता है। 95% लोग के पास अपना ज़मीन नहीं है अपना घर बनाने के लिए। आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से एकदम बहुत पीछे चल रहा है बिहार में। तो हमारे दादाजी भी नौकरी करते थे, पिताजी भी शिक्षक थे, लेकिन हम जब मैट्रिक पास किए उस समय तक पिताजी को पेमेंट नहीं हो रहा था, वेतन नहीं मिलता था। बड़ी गरीबी में पढ़े लिखे हम लोग, ढिबरी में पढ़े हैं। हमारे पास जो लालटेन होता है ना, वो लालटेन खरीदने का भी पैसा नहीं था। पढ़ाई के वक्त क्या संघर्ष रहा था? आर्थिक स्थिति कैसी थी? नहीं, बड़ी गड़बड़ आर्थिक स्थिति था। जब तक हम लोग 10th पास किए तब तक हम लोगों का बड़ी बुरा स्थिति था। अच्छा भोजन नहीं मिलता था, अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा था, भरपेट भोजन तो नसीब नहीं था। फिर पॉलिटिक्स के तरफ का मोमेंट हुआ, कब लगा कि पॉलिटिक्स करना चाहिए, अपने लोगों के लिए उत्थान की बात करना? जिस तरह से इनको सताया जाता था सामंतवादियों के द्वारा, तो उसमें जाने का काम किए, पंचायती करने का काम किए। धीरे धीरे लगा कि ये बड़ी दुर्दशा है जातीय पॉलिटिक्स से ही धीरे धीरे हम लोग राजनीति की तरफ आ गए। पहले तो उस समय में जो है हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में ही थे। राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइनिंग लिए और बाद में 10 में आके हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में कुछ ऐसा नेतृत्व आया, तो उस समय में हम चल गए भारतीय जनता पार्टी में। कुछ लोग लेके पकड़ के चल गए, चलिए वहाँ सम्मान में। कब ऐसा लगा कि अब बीजेपी को छोड़ना चाहिए? 2019 में। उस समय में जब हम गए थे, उस समय में तो चल गए, हवा की तरफ बह के चल गए। लेकिन जब ये जानकारी मिला कि भारतीय जनता पार्टी जिस संविधान को लागू करना चाहते हैं, जिसके अनुसार देश चलाना चाहते हैं, उसमें दलित का, पिछड़ा का, अल्पसंख्यक का, अति पिछड़ा का कोई सम्मान नहीं है, अधिकार नहीं है, वो देश का संविधान खतरा में है, तो हम फिर पुनः इसमें वापस चले। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं बातचीत के लिए, चंद्रहास चौपाल जी, जो बिहार विधानसभा 72 सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं। और इनकी कहानी को आज हम जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। सुरक्षित सीट से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, कैसे इनकी जर्नी रही है, पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ, इनके निजी जीवन में क्या है, इसी बात को लेके हम परिचय कराना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका नेशनल दस्तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप विधायक हैं सिंहेश्वर से ना, मधेपुरा से? हाँ, मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर विधानसभा सुरक्षित है। वहाँ से आज अपनी इस बातचीत में हम आपके जीवन परिचय को लेके आए हैं। सर, क्या लगता है कि कब से पॉलिटिक्स में आना हुआ, क्या जर्नी रही है आपकी, बैकग्राउंड क्या रहा है? नहीं, हम 1991 में मैट्रिक पास किए। उसी समय से हम लोग जातीय राजनीति करते थे। हम लोगों का जो समाज है चौपाल पान समाज, तो ये बड़ी गरीब परिवार से आता है। 95% लोग के पास अपना ज़मीन नहीं है अपना घर बनाने के लिए। आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से एकदम बहुत पीछे चल रहा है बिहार में। तो हमारे दादाजी भी नौकरी करते थे, पिताजी भी शिक्षक थे, लेकिन हम लोग भी पढ़ लिख रहे थे। तो उस समय में हम जब मैट्रिक पास किए उस समय तक पिताजी को पेमेंट नहीं हो रहा था, वेतन नहीं मिलता था। बड़ी गरीबी में पढ़े लिखे, तो लगा कि समाज में हम लोग पढ़े लिखे थे और सहरसा कॉलेज सहरसा में पढ़ते थे। पढ़ाई लिखाई समाप्त होने के बाद राजनीति में लग गए हम लोग। पढ़ाई के वक्त क्या संघर्ष रहा था? आर्थिक स्थिति कैसी थी? नहीं, बड़ी गड़बड़ आर्थिक स्थिति था। जब तक हम लोग 10th पास किए तब तक हम लोगों का बड़ी बुरा स्थिति था। अच्छा भोजन नहीं मिलता था, अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा था, भरपेट भोजन तो नसीब नहीं था। स्कूल गाँव में था? हाँ, स्कूल गाँव में था। हम लोग बोरा चट्टी पे पढ़ने का काम किए। उस समय में गांव के स्कूल में भी इस तरह का भवन नहीं हुआ करता। सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल तो अभी भी है, लेकिन अभी अच्छा है, पक्की का बना। उस समय में फूस का बना स्कूल रहता था। और समाज में भी आसपास के लोग पढ़ाई लिखाई को लेकर ज़्यादा जागरूक नहीं हुआ करते थे। उसमें आप पढ़े? हाँ, हम लोग ढिबरी में पढ़े हैं। हमारे पास जो लालटेन होता है ना, वो लालटेन खरीदने का भी पैसा नहीं था। दिया और ढिबरी कहा जाए उसको, उसमें किरासन तेल ढिबरी में जलता है, उसमें हम लोग पढ़ने का काम किए। फिर पॉलिटिक्स के तरफ का मोमेंट हुआ, कब लगा कि पॉलिटिक्स करना चाहिए, अपने लोगों के लिए उत्थान की बात करना चाहिए? जात में जाते जाते हमारे जात जो प्रिय संगठन, हाँ, संगठन में जिस तरह से इनको सताया जाता था सामंतवादियों के द्वारा, तो उसमें जाने का काम किए, पंचायती करने का काम किए। धीरे धीरे लगा कि ये बड़ी दुर्दशा है जात जातीय पॉलिटिक्स से ही धीरे धीरे हम लोग राजनीति की तरफ आ गए। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हो पाई? नहीं, हम तो BSc मैथमेटिक्स से किए सहरसा कॉलेज सहरसा से।
कारण हम लोगों का बेस मजबूत नहीं था, तो संजोग ऊपर वाला कृपा की सरस्वती का कि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था, लिटरेचर पे मेरा पकड़ नहीं था। वो तो मान लीजिए 90% अभी भी जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी पहली या दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है और उनको ये संघर्ष झेलना होता है कि नहीं। अब 91 के बाद की कहानी, जब आप पार्टी पॉलिटिक्स में आए, सबसे पहले किस पार्टी को ज्वाइन किया? नहीं, पहले तो उस समय में जो है हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में ही थे। राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइनिंग लिए और बाद में 10 में आके हमको जब राष्ट्रीय जनता दल में कुछ ऐसा नेतृत्व आया तो उस समय में हम चल गए भारतीय जनता पार्टी में। कुछ लोग लेके पकड़ के चल गए, चलिए वहाँ सम्मान मिलेगा। 91 से आप 10 तक RJD में थे? हाँ, RJD में थे। कहीं से RJD से चुनाव उससे पहले लड़े थे? मीन्स टिकट वगैरह मिला था इससे पहले? नहीं, टिकट नहीं मिला, कारण सुरक्षित सीट ही नहीं था वहाँ, सुरक्षित सीट नहीं था। 10 में तो वहाँ जो है संघर्ष करते रहे, पंचायती में जाते रहे, अनुभव लेते रहे। हाँ, फिर आप मुखिया भी रहे हैं? हाँ, 11 में मुखिया बने। 11 में ना? 2000 बीजेपी में थे तब मुखिया बने? नहीं, तब बीजेपी में थे जो है। 10 में जब बीजेपी में चल गए तब मुखिया बने। तो बीजेपी में जाने का निर्णय कैसे हुआ? नहीं, बहुत लोग जा रहे थे उस समय में जो है राष्ट्रीय जनता दल छोड़ के। वहाँ एक डॉक्टर रविचरण हुआ करते, जो मंत्री हुआ करते थे, स्वदेश दी थे। हम लोग सब लोग विचार के ही चल गए बीजेपी में। उसके बाद फिर कब ऐसा लगा कि अब बीजेपी को छोड़ना चाहिए? 2019 में। 19 में? 9 साल तक आप रहे उसमें? हाँ, 2019 में फिर राष्ट्रीय जनता दल में हम आने का काम किए। बीजेपी क्यों छोड़ा आपने? नहीं, बीजेपी इसलिए छोड़े कि उस समय में जब हम गए थे उस समय में तो चल गए, हवा की तरफ बह के चल गए। लेकिन जब ये जानकारी मिला कि भारतीय जनता पार्टी जिस संविधान को लागू करना चाहते हैं, जिसके अनुसार देश चलाना चाहते हैं, उसमें दलित का, पिछड़ा का, अल्पसंख्यक का, अति पिछड़ा का कोई सम्मान नहीं है, अधिकार नहीं है, वो देश का संविधान खतरा में है, तो हम फिर पुनः इसमें वापस चलाए राष्ट्रीय जनता दल में। आपके बारे में एक मिथ है कि आपकी शादी को लेके लोग कहते हैं, दोनों पूछे अलग अलग चैनल है, तो आपके शादी को लेके मिथ है, क्या मिथ है बताइए? नहीं, उस समय में हम लोग का गरीबी में शादी हुआ करता था। तो गरीब लोग, हम उस समय में सहरसा हम पढ़ते थे। मेरे पिताजी आलमनगर में नौकरी करते थे, शिक्षक थे, वेतन नहीं मिलता था। वहाँ गए, उस समय में पकड़ के शादी होता था। हम लोगों के यहाँ तो पैसा वैसा उतना था नहीं, गरीबी था, तो पकड़ के शादी हो गया। पकड़वा शादी? हाँ, पकड़वा शादी हुआ। और बाद लोग जहाँ से आते हैं बेगूसराय या मैथिल क्षेत्र में ये खूब होता है। हाँ, होता था, अब नहीं होता है, अब कम हुआ है। वो 85 और 95 के बीच का था समय, जिस समय तो ये इसका कारण एक गरीबी भी हुआ करता था, क्योंकि दहेज लोगों को देने के लिए नहीं होते थे, लड़कियां घर में होती थी, तो लोग पकड़ के शादी कर देते थे दहेज से बचने के लिए। दहेज भी मिला था क्या उसमें? नहीं, दहेज था ही नहीं, गरीबी में दहेज मिलता। उस समय में अभाव था लोगों के पास, पकड़ के शादी करने का एक ही मकसद था, मजबूरी में लोग करते थे। हाँ, कि पकड़ के करने में न टेंट लगाना पड़ा, न खिलाना पड़ा, न बाराती आया, न गया, लड़का को पकड़े लड़के को खींच के कर देता था, ऐसा होता था। लेकिन अब वो परंपरा बंद हो चुकी है। तो क्या क्या मिला था? नहीं, कुछ नहीं, एक साइकिल, उस समय में तो चलता कुछ थोड़े था, एक साइकिल, एक घड़ी, रेडियो, बस हो गया ना, वही था। वो सब मिला था। दहेज के रूप में कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं ना। हम लोग समाज में अभी भी दहेज अब तो चलता है, चौरानू का, लेकिन दहेज चलता नहीं था। वो तो सरकार ने मना कर रखा है, फिर भी लोग कर लेते हैं। हाँ, करता है। पॉलिटिक्स पे आएंगे सर। अभी लगातार बिहार में 2-3 मुद्दे चल रहे हैं। एक जातीय जनगणना को लेकर जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने इंटरिम रोक लगा दी है, 9 मई को अगली सुनवाई होने वाली है। तो क्या लगता है, जो चूँकि आप लोग कास्ट के संगठन में भी थे, तो क्या लगता है कि कास्ट सेंसस से क्या लोगों को फ़ायदा होता? बीजेपी वाले क्यों इसका राष्ट्रीय स्तर पर करने में विरोध कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो खुश हो रहे हैं? आपके हिसाब से क्या है? नहीं, समाज में जो निचले पौधान पे बैठे हुए गरीब गुरबा लोग हैं, दलित है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, इनको जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसके तर्ज पे ये जातीय जनगणना हो रहा था। और समाज में जो आदमी कह रहा है कि जिनकी आबादी बहुत कम है और वो दिखा रहे कि मेरी बहुत बड़ी आबादी है, और सभी दल में जाके टिकट लेके एमएलए एमपी मंत्री बनने का काम करते हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता। और कहीं न कहीं से केंद्र सरकार का ये साजिश है कि ये जातीय जनगणना को रोकवाने का काम किया है।
हम उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि पुनः आदेश देना चाहिए और सभी नागरिक को ये समान अधिकार मिलना चाहिए। आबादी के अनुसार यहाँ हिस्सेदारी मिलना चाहिए। आप लोग को लगता है कि कास्ट के आधार पे ही लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, एट्रोसिटी हुआ है, लोगों को पढ़ने लिखने से, पढ़ाई लिखाई, दवाई से, मंदिर से, संपत्ति से दूर रखा गया है और कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस करा के हम उसकी स्थिति को समझ लेंगे और उस हिसाब से बजट एलोकेट होगा? नहीं, ये जो चल रहा है केंद्र का जो सरकार है उसी वो जातीयता तो वही फैला रहा है, ऐतिहासिक तौर पे नफरत तो वही फैला रहा है। ऐतिहासिक तौर पे सर जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या मानते हैं कि कास्ट के हिसाब से लोग पीछे रहे हैं कि नहीं रहे हैं? निश्चित पीछे रहे हैं, लेकिन बराबरी का, समानता का भी तो अधिकार नहीं है। जातीयता समाप्त कर दे। भारत सरकार अभी नरेंद्र मोदी जी बहुमत में है तो लोकसभा से पास करा दे। अभी ऑक्सफोम की रिपोर्ट है कि मात्र 1% के पास 40% संपत्ति है, 90% के पास मात्र 3% की संपत्ति कह लीजिए या संसाधन पे अधिकार है उनका। तो ये जो इनइक्वलिटी है, इतनी बड़ी जो खाई है अमीर गरीब के बीच में, वो कौन लोग हैं जो 1% में आते हैं, वो कौन लोग हैं जो 90% में आते हैं? इसकी पहचान होनी चाहिए। और ये जो खाई हुआ है इसमें कास्ट एक बड़ा हथियार रहा है कि नहीं रहा है? नहीं, कास्ट तो हथियार रहा है, लेकिन अभी जो ये केंद्र में बैठे हुए फांसीबाज सरकार है वो भी तो यही कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को दो गुजराती के हाथ में बेचने का काम कर रहा है। जितना सरकारी संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है, दो आदमी के हाथ में दे रहा है। हम लोगों के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी 90,000 करोड़ से अधिक रेलवे में बेनिफिट दिलाने का काम किया जब रेल मंत्री थे। आज रेलवे को बेचने का काम किया। आज कौन चीज़ नहीं, रेल बेचा, सेल बेचा, LIC बेचा, लाल किला को भी बेचने का काम किया है। दुर्भाग्य है सर, मैं सही कर देता हूँ, दुरुस्त कर देता हूँ। लाल किला के रखरखाव के लिए डालमिया को 25 करोड़ में दे दिया गया है। उसे उसका वो रखरखाव करेगा और वो फीस वसूलेगा लोगों से। जो पहले 20 रुपया का टिकट था अब 100 रुपया हो गया है। ये अन्याय है हिंदुस्तान भारत के साथ। वहाँ पे जो भी लोग प्रधानमंत्री हमारे देश के बनते हैं, परंपरा है कि वहाँ लाल किला से ही अपना भाषण का शुरुआत करते हैं। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, और हम लोगों का ऐतिहासिक धरोहर है लाल किला। और जब लोग दिल्ली घूमने जाते हैं अपनी राजधानी में, तो लाल किला घूमने का बड़ी मनसा रहता है। और वहाँ पे का टिकट का दाम बढ़ गया। थोड़ा इस वीडियो में सर उसमें मोटी कमीशन है केंद्र सरकार का, मोटी कमीशन है। 100 करोड़ में बेचा है कि 25,000 करोड़ में बेचा है तो 15,000 करोड़ उसका है, केंद्र सरकार का है। 25 करोड़ दिया सालाना जो है उसमें उसका कमीशन बनता है। सर मैं इस वीडियो में आपके ही जीवन पे आऊँगा। मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि टिकट कैसे मिला, किन से बातचीत हुई, क्योंकि अब तो पॉलिटिक्स का पैसाकरण हो गया है। बिना पैसा का लोग जो है मुखिया का चुनाव नहीं जीत पा रहा है। आप कैसे जीत गए? मंत्री को आपने हरा दिया। हम इस बात से डिफर करते हैं कि आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एक मिसाल कायम करने का काम करते हैं कि भगवतिया देवी जो पत्थर चूने का काम करती थी, दलित परिवार से आती थी, उसको राज्यसभा भेजने का काम किए। आज हाल के दिन में मुन्नी देवी जो रात दिन कपड़ा धोने का काम, मुन्नी रजक जो कपड़ा धोने का काम करती थी, वो जब MLC बन के आई तो उसका वेशभूषा भी नहीं लग रहा था कि MLC है। अब थोड़ा बदलाव हुआ है। तो ये लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि हम 33 आदमी टिकट के लिए सिंहेश्वर विधानसभा से अपना नामांकन पार्टी कार्यालय में किए थे। उसमें हम भी किए थे और उसमें गहन छानबीन हुआ और लगातार जो है यहाँ से सर्वेक्षण आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हुआ और 6 बार सर्वेक्षण हुआ। पहली बार मेरा नाम नहीं आया और 5 बार मेरा नाम आया कि यदि चंद्रहास चौपाल एक गरीब का बेटा भले ही है, उसको टिकट हो जाए तो वहाँ के जो मंत्री हैं रमेश सिंहदेव जी उनको हरा सकता है। मैं नमन करता हूँ युवा सम्राट तेजस्वी यादव जी को। उन्होंने अपने निर्णय पर कायम रहा। उन्होंने कॉल किया था? हाँ, क्या बातचीत हुई पहले? नहीं, बातचीत नहीं। हमको जब नॉमिनेशन दिए तो हम भी थे, बहुत आदमी प्रत्याशा में थे, और जब लगभग मेरा नाम तय हो गया कि हमको टिकट होना है, और जब हम गए वहाँ मधेपुरा में, कारण हम उससे पहले हमको झूठी मुकदमा में फंसाया गया था, और जब हम गए SDO के यहाँ अपना पेपर ऊपर दुरुस्त कराने तो वहाँ से हमको रमेश सिंहदेव अरेस्ट करवा दिए। हमको बीरपुर चुनाव के दौरान चुनाव के दौरान जब शंबुल मेरा तय हुआ तब
और 5 दिन तक हमने बीरपुर जेल में रहा। उस समय में कोविड-19 चल रहा था, क्वारंटाइन सेंटर था हमारे घर से 90 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर पे। और संजोग से तो उसके बाद झूठी केस में फंसाया गया एसपी को कह के, तब हम वहाँ से आए, जेल से सीधे हम यहाँ आए। तब तक मेरा टिकट आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी रोक के रखा। 4 ही शंबुल बाकी था, कटिहार का 3 ठो और मेरा सिंहेश्वर का, हर जगह का बढ़ चुका था। और हम 13 को मेरा बेल हुआ, 13 को हम आए, 14 को आदरणीय नेता नहीं थे, 15 को 3 बजे हमको शंबुल देने का काम किए। और हमको कहा कि चलिए आपको जद्दोजहद के तहत भी आपको मिला है, क्या आशा करें। हम सर पैसा भी लिए नहीं, पैसा हमसे कहाँ लेता, हमारे पास पैसा था है लोग कि आरजेडी नहीं भाई। अभी तो उदाहरण है, हमको चंदा दिलवाए, कुछ कहा गरीब का बेटा इसको दीजिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कुछ चंदा खर्चा दीजिए। कर दिए। नहीं हम बहुत नॉर्मल खर्च, हम जो वहाँ चुनाव लड़े हम तो धन्यवाद देते वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता को। और जहाँ मेरा घर है शंकरपुर प्रखंड में, 3 विधानसभा में 3 प्रखंड है, सिंहेश्वर, शंकरपुर और कुमारखंड। शंकरपुर के लोग से लेके सिंहेश्वर कुमारखंड तक के लोग चंदा देने का काम किया। मैंने सबसे आग्रह किया कि मेरे पास पैसा नहीं है गरीब के बेटा, 1 वोट 1 नोट दीजिए। और बहुत सारे लोग लगे। हमारे सामने अरविंद भैया बैठे, अरविंद कुमार यादव जी हमारे चुनाव एजेंट भी थे और हर जगह ले जाने काम के बहुत सारे लोग मदद किए। बहुत कम खर्च में हम 15 लगता है कि हमको 15 लाख रुपया हम चुनाव जीत लिए, चंदा चिट्ठा हुआ। और लोग देने का काम किया, कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 10,000, कोई 25,000, 50,000 तक भी देने का क्षेत्र काम के लोगों के लिए काम हो रहा है। काम तो बहुत हुआ है। और 10 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रोड बना है बहुत बड़ा। और अभी तक में हम लगभग 40 रोड का शिलान्यास कर चुके हैं और लगभग 15 पुला का उद्घाटन कर चुके हैं। कई नंबर में है, एक्सिक्यूटिव से बात तो 60 रोड का और हमको शिलान्यास करना है। काम बहुत अच्छा हो रहा है। हम हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, हम तो कुछ दे नहीं सकते, हम भी एक गरीब हैं, उनके कृपा पे हैं, लेकिन जनता खुश है। कुछ लोग तो हर जगह विरोध में रहते हैं। अब क्या विचारधारा है? फूले पेरे अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे? अम्बेडकर साहब के सपनों का भारत बनाने में आप लोग सहयोग करेंगे? निश्चित हम लोगों का जो अम्बेडकर साहब का जो सपनों का भारत है, गांधी का जो है, पहले क्या होता था, अम्बेडकर का जी जो है, और लालू प्रसाद यादव जी ने जो आवाज़ देने का काम किया दलित के लिए, पिछड़ा के लिए, अति पिछड़ा के लिए, कि ये मछली पकड़ने वाले, शुगर पकड़ने वाले, चूहा पकड़ने वाले, तारी उतारने वाले, जग और पढ़ना लिखना सीखो। उनको हम लोग उनके आवाज़ को बुलंद करना है, उनके आदर्श पे चलना है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के राह के हम लोग राहगीर हैं। उनका जो नारा है उसको हम लोग बुलंद करने का काम करेंगे, लालू प्रसाद यादव जी के सच्चे सिपाही के रूप में। आप कल्पना कीजिए, एक वक्त था जब सुरक्षित सीटों पे लोग अपने नौकरों को खड़ा करके विधानसभा और सांसद भेज दिया करते थे। लेकिन लालू यादव के प्रयास से हो, कांसीराम यूपी में लगातार ऐसे ऐसे प्रतिभावान लोगों को सड़क से उठाते हैं और सांसद तक पहुंचाते हैं, विधानसभा तक पहुंचाते हैं। और क्षेत्र में विकास भी ये लोग जी जान से करते हैं, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। चंद्रहास चौपाल जी थे, लगातार चर्चा के विषय में रहते हैं, शानदार इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हालांकि पूरी बातचीत आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।